बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्लास आज हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 4 का जो टाइटल है वो हमारे पास है जी बायोमोलिक्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और एमडी कैट के हवाले से ये चैप्टर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल में जो आज कंटेंट हमने डिस्कस करना है उसमें हम डिफाइन करेंगे जी बायोकेमिस्ट्री की, कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि ये बेसिक आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी ऐसे जैसे जैसे आगे रूटीन में जाएंगे तो हमारे लेक्चर आगे कम्प्लेक्सिटी की तरफ जो है वो चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले इसका हम लफ्जी मतलब देखते हैं। बायो मीन है लिविंग थिंग्स और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल। यानी ये सिंपल इसका जनरल जो वर्डिंग है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जानदारों के अंदर असल में हमने केमिकल्स की जो है वो स्टडी करनी है। ये इसका लफ्जी मतलब है बायो केम या बायो केमिस्ट्री। उसके बाद आते हैं इसकी प्रॉपर डिफाइन की तरफ। स्टूडेंट याद रखिएगा, बायो केमिस्ट्री जो है इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जिंदा जानदार में हम केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस की जो स्टडी करेंगे, दरअसल वो हम बायो की किस ब्रांच के अंदर करेंगे, हम उसको नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो ये आपने इसकी डिफाइन याद रखनी है और इसमें दो ही पॉइंट आपने याद रखने हैं। एक मैंने क्या बताया कि हम लोग इसमें केमिकल कंपोनेंट्स देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और दूसरा हम क्या देखेंगे, केमिकल प्रोसेसेस को हम देखेंगे। तो ये दो पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं, ठीक है जी, कि हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ क्यों रहे हैं। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट, हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें क्या इसकी अहमियत है। तो अहमियत में स्टूडेंट याद रखिएगा, बेसिक नॉलेज ऑफ द बायोकेमिस्ट्री हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जिंदा जानदार की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए, एनाटॉमी स्टूडेंट आप लोग सारे जानते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर आफ्टर डाइसेक्शन जो है, जो हम जानदारों के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करें हम इसको नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट याद रखिएगा, बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस की स्टडी। तो यहां पे मैं वर्ड लिख रहा हूं स्टडी ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की जो स्टडी है हम इसको नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। और इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है हम इसको नाम देते हैं एनाटॉमी। मतलब ये कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से हम किसी भी जिंदा जानदार की एनाटॉमी को जान सकते हैं और किसी भी जिंदा जानदार की फिजियोलॉजी को हम इजीली समझ सकते हैं। तो फिजियोलॉजी में आपको यहां बता चुका हूं, बॉडी पार्ट्स के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सब के फंक्शंस की स्टडी जो है ये फिजियोलॉजी है। और एनाटॉमी में आपको यहां बता चुका हूं इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम बोलते हैं। तो ये आपके पास है ये इसकी डिफाइन और इसकी इंपॉर्टेंस। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं कि लाइफ इज बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन। यानी कोई भी जिंदा जानदार जो चीज है दरअसल वो किस पे बेस कर रही है, केमिकल रिएक्शंस पे उसकी बुनियाद है। मतलब इसका ये कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन सीज अप हो जाए, हमारे केमिकल रिएक्शन रुक जाए, ना हो, तो लाइफ वुड बिकम सीज, हमारी जिंदगी भी वहीं पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि लाइफ इज बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन। दरअसल जिंदगी जो है वो किस बुनियाद पे आपको नजर आ रही है, केमिकल रिएक्शंस की बुनियाद पे नजर आ रही है। और अगर केमिकल रिएक्शन हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ना हो, दैट मीन कि लाइफ वुड बिकम सीज, हमारी जिंदगी जो है वो रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर या जानदारों या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हो रहे हैं। इसमें एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड है, ये हमारा केमिकल प्रोसेस है, या फिर रेस्पिरेशन हो रही है, ये भी केमिकल प्रोसेस है, या फिर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये भी केमिकल प्रोसेस है, या फिर हमारे आपके जो वर्टिब्रेट हैं, ये जो जानदार है, उनमें मसल कंट्रैक्शन जो है ये आपको नजर आ रही है, ये भी दरअसल क्या है, केमिकल प्रोसेस। तो ये 4-5 एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है जो कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेसेस की एग्जांपल हैं। उसमें डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और आप क्या बताएंगे जी, आप मसल कंट्रैक्शन की बात करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शंस के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म। हम इसको मेटाबॉलिज्म का वर्ड जो है देते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है कि इट इज द सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस, के तमाम बायोकेमिकल केमिकल रिएक्शंस का मजमुआ जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, हम उन रिएक्शंस को बायोकेमिकल रिएक्शंस का नाम देते हैं। तो मेटाबॉलिज्म की टर्म मैंने यहाँ पे क्या लिखी है, सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में
होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शन को मजमूई तौर पे हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं टाइप्स की कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म की कितने टाइप्स हैं। याद रखिएगा, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म। द नंबर वन इज नोन एज एनाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज नोन एज द कैटाबॉलिज्म। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस कौन से होंगे और उसके बाद हम देखते हैं जी कैटाबॉलिक रिएक्शंस कौन से होंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा, एनाबॉलिक रिएक्शंस को हम पॉजिटिव रिएक्शंस का नाम देते हैं। दीज आर द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये हमारे पास वो रिएक्शंस हैं जिनमें किसी चीज की कंस्ट्रक्शन होगी या कोई चीज बनाई जाएगी या किसी चीज को तामीर किया जाएगा, तो इस वजह से हम एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म प्रोसेस को, एनाबॉलिक रिएक्शंस को हम पॉजिटिव या फिर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इसमें होगा क्या, एनाबॉलिक रिएक्शन में द स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि एनाबॉलिक रिएक्शन हमारे वो रिएक्शंस हैं जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो बना देते हैं। तो इस तरह के जितने भी हमारे रिएक्शन होंगे हम इनको एनाबॉलिक या फिर एनाबॉलिज्म को जो है वो नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल की कि हमारे एनाबॉलिक रिएक्शन में कौन सी एग्जांपल है। जैसा कि आप इस एग्जांपल से बाखूबी वाकिफ हैं, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है जी फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में स्टूडेंट याद रखिएगा, दो चीजें हैं जिनको हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ हमारे पास वाटर है, ये दो हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जब ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलते हैं तो सनलाइट यानी एनर्जी का यहाँ पे यूज होगा और हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे जिसमें हमारी कार्बोहाइड्रेट है यानी ग्लूकोज है, साथ हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट बनेगी वो हमारी ऑक्सीजन है और हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल किसके पैदा होंगे, वाटर के पैदा होंगे। तो स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस की डिफाइन आपने इस सेंस में याद रखनी है कि दरअसल फोटोसिंथेसिस जो है, जो कि प्लांट के अंदर या ऑटोट्रॉफिक जानदार के अंदर होने वाला ये प्रोसेस है, और इसमें हो क्या रहा है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब यहाँ पे कौन से छोटे मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, दीज आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और जब ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी हमारी कार्बोहाइड्रेट बनती है या बाई प्रोडक्ट में जो इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन जा रही है वो हमारी बनेगी। और इस रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट याद रखिएगा, एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर हमेशा यूज ऑफ एनर्जी होगा, जो कि यहाँ पे आपको इस रिएक्शन में नजर आ रहा है कि ये एनर्जी जो है ये कहां से आ रही है। दरअसल ये सनलाइट की एनर्जी है जो सूरज की रोशनी से आ रही है। तो इस ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एनाबॉलिक रिएक्शन में हमेशा क्या होगा, यूज्ड ऑफ एटीपी होगा या यूज्ड ऑफ एनर्जी होगा। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की कि कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है ये किस तरह के प्रोसेस होते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमारे जो कैटाबॉलिक प्रोसेस हैं, दीज आर द नेगेटिव प्रोसेस। हम इनको डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस का भी नाम देते हैं, यानी यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन होगी, तबाही होगी, जिसमें बड़े चीजें जो है वो टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, छोटी चीजों के अंदर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन विच द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल, कि बड़े बड़े पेचीदा मॉलिक्यूल हैं, अगर वो टूट कर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए तो दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। क्लियर? एनाबॉलिक में क्या हुआ, छोटे मॉलिक्यूल मिले, बड़ा मॉलिक्यूल बना और इसमें यूज ऑफ एटीपी हुआ। और कैटाबॉलिज्म में क्या हुआ, मैंने आप अभी बताया कि ये नेगेटिव प्रोसेस है, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल, के बड़े मॉलिक्यूल जो है वो टूटते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसमें स्टूडेंट याद रखिएगा, एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे दी है, मैंने एग्जांपल दी है यहाँ पे रेस्पिरेशन की। और रेस्पिरेशन में आपने ये याद रखना है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट है, जिसको हम नाम देते हैं दैट इज अ ग्लूकोज। ग्लूकोज स्टूडेंट याद रखिएगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ब्रेकडाउन होगी, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, टूटेगा और दोबारा से इससे क्या चीज जनरेट होगी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ यहाँ पे जो चीज रिलीज होगी वो हमारी हीट है या हमारी एनर्जी है, जो कि किस फॉर्म में यहाँ पे रिलीज होगी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर? तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर हमेशा एटीपी की प्रोडक्शन होगी, यूज ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा एनाबॉलिक रिएक्शन में होगा, और रिलीज ऑफ एनर्जी जो है स्टूडेंट वो आपको किस रिएक्शन में नजर आएगा, इन द कैटाबॉलिक रिएक्शन। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कितनी तरह के होते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमारे पास जो केमिकल कंपोनेंट हैं, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द केमिकल कंपोनेंट। कुछ केमिकल कंपोनेंट वो होते हैं जिनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं, और कुछ हमारे कंपोनेंट वो होते हैं जिनको हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। याद रखिएगा, ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का अगर हम ड्राई वेट के हिसाब से देखें तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे ड्राई बॉडी मास के हिसाब से 93% हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ड्राई मास कितना है,
वो हमारे पास है 93%। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मैंने आपको भी बताया कौन से मॉलिक्यूल होते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, वो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक होंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आपको नजर आए, या जिनमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप जैसा कि OH है, COOH, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आए, ऐसे मॉलिक्यूल को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इसमें चंद एग्जांपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की लिखी हुई है, जैसा कि हमारी कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद विटामिन है, हार्मोन्स हैं और एंजाइम है, ये भी सारे के सारे क्या है स्टूडेंट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। अब ये जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं ये दरअसल बड़े मॉलिक्यूल है और इनको तोड़कर हम इनसे एनर्जी लेते हैं। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट है, हम इसको तोड़कर इससे एटीपी जो है वो जनरेट करते हैं। इसी तरह से लिपिड है, इनको भी हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं। इसी तरह से प्रोटीन है, इनको भी हम अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ते हैं। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड है, इनको हम DNA RNA के अंदर जो है वो तोड़ेंगे। इसी तरह ये वो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, याद रखिएगा, जो मैंने यहाँ पे 4 नाम लिए, जिनमें कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है। ये आपके वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जिनको छोटे मॉलिक्यूल में पहले तोड़ा जाता है, बाद में हम इनसे एनर्जी ले सकते हैं। और ये जो आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, जैसा कि विटामिन है, हार्मोन्स है, एंजाइम है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में फुली यूटिलाइज होंगे, यानी ये इस्तेमाल होते हैं डायरेक्टली, यानी इनको छोटे पहले मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ा नहीं जाता, बल्कि ये पूरे के पूरे रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाएंगे। और ये आपके पास मॉलिक्यूल 3 आपने याद रखने हैं, विटामिन, हार्मोन्स और एंजाइम, जिनको तोड़कर हम एनर्जी नहीं लेते, बल्कि ये डायरेक्टली क्या होते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट्स के अंदर यहाँ पे ये डायरेक्टली यूज हो जाते हैं, यानी इनका इस्तेमाल डायरेक्टली होगा। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद ना हो, यानी जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ ना हो। क्लियर है? हम उन मॉलिक्यूल्स को नाम देते हैं इनऑर्गेनिक। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल लिखी हुई है साल्ट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और उसके बाद वाटर है। ये सारी जो एग्जांपल है हमारे पास, ये दरअसल किसको शो कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। स्टूडेंट याद रखिएगा, आपके विटामिन, आपके हार्मोन्स, आपके एंजाइम और ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जितने भी मैंने यहां बताए, जैसे कि साल्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है या फिर वाटर है, स्टूडेंट याद रखिएगा, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ड्राई मास के हिसाब से इनका वेटेज कितना होगा, ये आपको 7% नजर आते हैं। देखें 93% ड्राई मास किनका है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, और 7% जो ड्राई मास के हिसाब से मौजूद है वो आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और उसके साथ विटामिन, हार्मोन और साथ आपको क्या नजर आएंगे स्टूडेंट, आपको एंजाइम जो है ये नजर आएंगे। तो ये आपने पॉइंट माइंड में रखना है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन किसी भी जानदार की बॉडी में कौन कौन से हो रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हो रहे हैं। और उसके बाद जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो किस किस तरह के हैं स्टूडेंट, वो केमिकल कंपोनेंट्स आपके पास ऑर्गेनिक इन नेचर हो सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक इन नेचर हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर नंबर 4 का जो लेक्चर है ये जरूर समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल इससे नेक्स्ट हम लेक्चर अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।